हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। और आपको याद होगा हम काफ़ी सारी चीज़ें विद रिगार्ड टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विद रिगार्ड टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स। मैंने आपको थेरावाड़ा, हीनायान, महायान, अलग अलग स्कूल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी मैंने। उसी के कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कैनोनिकल टेक्स्ट की बात कर ली थी अभी तक, है ना, जो कि गौतम बुद्धा के साथ जुड़े हुए थे, उनके ओरिजिनल टीचिंग्स के साथ जुड़े हुए थे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं ऐसे टेक्स्ट के बारे में जिसको टाइटल दिया जाता है, जिसको बोला जाता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट? कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये आपका इस लेक्चर से पहला होमवर्क है कि आप कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो टर्म होती है, कैनोनिकल हो चाहे नॉन कैनोनिकल हो, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म ओनली। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म, कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, वो आपको बताना है। तो नॉन कैनोनिकल जो टेक्स्ट हैं, जो कि पाली भाषा के अंदर लिखे गए। अब दोस्तों, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, या कोई भी एग्जाम जैसे आप दे रहे हो यूजीसी नेट वगैरह, वहां पर ना इस वर्ड को रिप्लेस करा जा सकता है। इसकी जगह लिखा जा सकता है संस्कृत, इसकी जगह लिखा जा सकता है प्राकृत। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में दोस्तों हम ये भी सीखने वाले हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ज़्यादातर तो हमें पाली प्राकृत के अंदर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी के बाद, जब गौतम बुद्ध का ज़माना था, वर्धमान महावीरा का ज़माना था, तो उसके बाद जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जैना काउंसिल्स हुई, वहाँ पर जो भी टेक्स्ट को कंपाइल करा गया, तो आम लोगों की भाषा जनरली पाली और प्राकृत थी। लेकिन आगे चलकर हम जानते हैं कि पाली प्राकृत जो भाषाएं थी वो साइड में सिमट कर होकर रह गई, और जो प्रोमिनेंट भाषा बनी वो बनी संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर भी आगे चलकर बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट आते हैं, और जहाँ पर संस्कृत के साथ आपको मिक्सचर देखने को मिलता है पाली का और प्राकृत का सेम टेक्स्ट के अंदर। यानी कि एक टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लाइन इसकी पाली के अंदर है, कुछ प्राकृत के अंदर है, कुछ संस्कृत के अंदर है, या एक पेज जो है वो पाली के बारे में है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक प्राकृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ऐसे टेक्स्ट को बोला गया बुद्धिस्ट हाइब्रिड टेक्स्ट। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखो, जस्ट अ मिनट, अगर आप यहाँ पर देखो तो ऐसी लाइन जो है वो आ सकती है कि क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है सारे के सारे आपको पाली में देखने को मिलते हैं, प्राकृत में देखने को मिलते हैं, या फिर अगर जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है पाली के अंदर, वो है मिलिंदपना। इसको हम मिलिंद पानु भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी में और पूनम दलाल दहिया में बताया था। तो ये एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है आपके साथ, वो हो सकता है कि ऐसी एक लाइन दे, कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली इंक्लूड मिलिंद पानो। तो आप कहोगे हाँ यार ये सही है, लेकिन आप शायद से जो नॉन वर्ड है उसको आप मिस कर दो अपने दिमाग से। तो याद रखना, कैनोनिकल टेक्स्ट नहीं है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली के अंदर मिलिंद पानो, ये नॉन कैनोनिकल है। दूसरी चीज़, नॉन कैनोनिकल वर्ड को एग्जामिनर ऐसे ही लिख सकता है और यहाँ पर चेंज करते कि मिलिंद पानो पाली में लिखा गया, प्राकृत में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, या फिर ये एक बुद्धिस्ट हाइब्रिड टेक्स्ट है। और हाइब्रिड के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। एक ऐसा टेक्स्ट विच इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, मतलब आप बुद्धिस्ट हाइब्रिड टेक्स्ट किसको कहोगे, या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट नॉर्मली आप किसको कहोगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ होता है। ठीक है। तो ये 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी सीई के एरा में लिखा गया ये वाला टेक्स्ट। यानी कि किसी एक पर्सन ने नहीं लिखा है, नंबर ऑफ लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और इसका एरा देख रहे हो, 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी सीई तक। बहुत बड़ी कंपाइलेशन है, इसका मतलब ये, जिसके अंदर इनपुट्स बहुत सारे ज़माने में अलग अलग व्यक्तियों ने, बुद्धिस्ट मंक्स ने, नंस ने दिए हैं इस टेक्स्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं मिलिंद पानो। ठीक है। वैसे यहाँ पर मिलिंद पना लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने पूनम दलाल दहिया वगैरह में देखा था जब इसको, और अगर आप गूगल वगैरह पे इसको देखोगे
तो आपको एक इसकी ये स्पेलिंग भी दिखेगी, मिलिंद पाहनो, तो एक ही जगह ओ हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर है क्या, अगर कल को आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिलिंद पानो, तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग, एक डिस्कशन देखने को मिलता है। बेसिकली वो जो डायलॉग या डिस्कशन है फिलोसफिकल इश्यूज पर होता है दो व्यक्तियों के बीच में। अब एक व्यक्ति उनमें से जो है वो मंक है, एक व्यक्ति राजा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही बड़े हम्बल तरीके से एक राजा था, उस राजा का नाम जो मिलिंद पानो के अंदर गिवन है वो है मिलिंद। अब मिलिंद कौन है, तो इतिहासकारों का यानी कि हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये इंडो ग्रीक राजा मिनांदर जो था उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि उसको किसी प्रकार की कुछ डिबेट एंड डिस्कशन करनी होगी, फिलोसफिकल इश्यूज पर ज्ञान प्राप्त करना होगा। और उस जमाने में मिलिंद की या फिर इंडो ग्रीक राजा मिनांदर की मुलाकात होती है एक मंक के साथ जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन के साथ जो भी इनका संवाद हुआ, डिबेट एंड डिस्कशन हुई फिलोसफिकल इश्यूज पर, बड़े सारे इश्यूज पर, तो वो जो है उसको कंपाइल करा गया एक किताब के अंदर जो कि बनी नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट की किताब पाली भाषा के अंदर, जिसको नाम दिया गया मिलिंद पना या फिर मिलिंद पानो। और ये जो किंग इंडो ग्रीक राजा ये जो था ना मिनांदर, जिसको किंग मिलिंद भी हम लोग कह रहे हैं, तो इसने अपने कुछ सिक्के भी जो थे वो बनवाए थे, जैसा कि आप यहाँ पर चांदी के सिक्के देख पा रहे हो। इसके ऊपर ये जो फोटो है ना ये मिनांदर की है, ठीक है। और ये वाला जो टेक्स्ट है वो एक इंडो ग्रीक टेक्स्ट है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर जो फोटो बन रखी है वो राजा मिनांदर की बन रखी है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें और कुछ टेक्स्ट की, तो एक टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं नेटी पकराना, ठीक है। जनरली आप पूरम दलाल दहिया जैसी बुक के अंदर यही वाला नाम सुनते हो, नेटी पकराना। उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर हमें एक नया नाम देखने को मिलता है, नेटी पकराना को नेटी गंदा भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटी गंदा। तो आप हो सकता है इन डेप्थ स्टडी कर जाओ नेटी पकराना के बारे में और आप सोचो कि यार ये नेटी गंदा क्या है। एक ही किताब है दोनों। इसको बोला जाता है दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। क्या है इस किताब के अंदर, जैसे मिलिंद पानो के अंदर क्या था, हमें एक फिलोसफिकल डिबेट एंड डिस्कशन देखने को मिलती है राजा मिलिंद और जो मंक था नागसेन उसके बीच में। ऐसे ही अगर आपको कल को क्वेश्चन आए कि नेटी पकराना के अंदर क्या गिवन है, तो नेटी पकराना एक तो चीज़ याद रखना सबसे पहले, दिस बुक ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। अब यहाँ पर सेम पीरियड किसको कहा जा रहा है, जिस जमाने के अंदर मिलिंद पानो लिखी गई थी, यानी कि 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक। और यहाँ पर ये जो बुक है इसकी खास बात क्या है, बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी ना दोस्तों, जो भी टीचिंग्स थी उसका एक कनेक्टेड अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो बुद्धा की, गौतम बुद्धा जी की जो भी डिफरेंट टीचिंग्स थी एक जगह पर उनको लाकर जो लिखा गया, एक उनका कंपाइलेशन जो बनाया गया। अब पास्ट में मैंने ऐसा आपको बताया है कि सुत्त पितक की जो किताबें थी उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप एक बुक का नाम दो, जैसे सुत्त पितक तो एक कोई बुक नहीं है, वो तो एक कैटेगरी है, उसके अंडर बड़ी सारी बुक्स लिखी गई थी। और वो जो टेक्स्ट होते हैं सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम पितक, वो कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं। अब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बेसिकली क्या है, जिसमें और भी बातें होती हैं अपार्ट फ्रॉम गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म, लेकिन बेसिकली दे आर कनेक्टेड टू बुद्धिज्म ओनली, है ना। आई रिपीट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जनरली, वैसे तो मैंने आपको अभी बताने को बोला था लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट देकर बता देता हूँ, बेसिक डिफरेंस आप बता देना कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर, कि ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट दोस्तों ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहाँ पर और भी राजाओं वगैरह के बारे में बात होती है, फिलोसफिकल इशूज़ के बारे में बात होती है। गौतम बुद्ध यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली नहीं दिखते हैं टेक्स्ट के अंदर, लेकिन जो भी यहाँ पर ये जो बुक्स जिनको नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोला जाता है, दे आर समहाउ कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट थ्योरीज, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, और गौतम बुद्ध के साथ कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड होते हैं, या फिर उनके साथ अगर ना हो तो उनकी टीचिंग के साथ एसोसिएटेड जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें नेटी पकराना के अंदर एक कनेक्टेड अकाउंट देखने को मिलता है ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो जो भी कमेंट्रीज लिखी गई त्रिपिटक के ऊपर, जिसको हम त्रिपिटक भी कहते हैं, यानी कि सुत्त पितक, विनय पितक एंड अभिधम पितक, इसके ऊपर जो भी कमेंट्रीज लिखी गई अलग अलग मंक्स ने, नंस ने अपने अपने ज़माने में जो भी लिखी, तो
वहाँ पर उसके लिए हमारे पास एक 5th सेंचुरी का एक वर्क है, ठीक है, बाय बुद्ध घोष, ठीक है। बुद्ध घोष एक मंक थे, उन्होंने इसके ऊपर जो कमेंट्रीज थी उसको कंपाइल करा, या फिर उन्होंने लिखा, जो कि त्रिपिटक के ऊपर कमेंट्रीज थी, ठीक है। तो उसको बुद्ध घोष जी ने कंपाइल करा था। तो ये एक फोटो आप मान सकते हो बुद्ध घोष जी की, जो कि एक मंक थे, ठीक है। अगर आपको जानना है कि बुद्धा की जो लाइफ थी, ठीक है, तो उनकी जो फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी हमें देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा? दोस्तों, कनेक्टेड लाइफ स्टोरी का मतलब बेसिकली ये है, बुद्धा के जीवन से लेकर जब से वो पैदा हुए, कैसे वो राजमहल में रहते थे, सब कुछ छोड़कर, जो थे चन्ना के साथ, जो कि उनका घुड़सवार था। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक साधु को देखा, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि बहुत बीमार था, ठीक है। जो भी उन्होंने चीज़ें देखा, उसके बाद उन्होंने सच्चाई की तलाश में एनलाइटनमेंट करी, उनको फाइनली एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बन गए बुद्धा द ग्रेट, है ना। तो जो भी उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है, वो एक प्रॉपर फ्लो के अंदर, उनके पैदा होने से लेकर जब से उन्होंने शरीर जब तक छोड़ा, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद बुद्धा द एनलाइटेंड बने, तो उनकी प्रॉपर ये जो लाइफ कनेक्टेड जो स्टोरी है, कनेक्टेड लाइफ स्टोरी है गौतम बुद्धा जी की, वो हमें फर्स्ट सेंचुरी की किताब के अंदर देखने को मिलती है और उसको बोला जाता है निदान कथा, ठीक है। तो ये है नेटी पकड़ाना, और ऑब्वियसली बात है, ये पुराने ज़माने की फ़ोटो मैंने नहीं लगा रखी, ये वाली बुक्स अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है निदान कथा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो निदान कथा जिसको बोला जा रहा है, जो कि ऐसा में बताया जा रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, तो आपको पता होगा कि ऐसा माना जाता है, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के द्वारा, आगे चलकर उनके शिष्यों के द्वारा ऐसा बिलीव करा गया गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, जब से उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन करा था, यानी कि अपनी सोल को अपने शरीर से छोड़ दिया था, जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह का गठन हुआ और जब उनके टेक्स्ट कंपाइल करे गए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा माना जाता है कि बुद्धा जो हैं, ये जो बर्थ उन्होंने इंसानी शरीर में लिया था, ये उनका कोई पहला बर्थ नहीं था। इससे पहले बुद्धा जो है वो बर्थ ले चुके हैं, और उनका शरीर जो था वो जानवर का शरीर था, है ना। अलग अलग जानवरों के रूप में भी बुद्धा जो है वो बर्थ ले चुके हैं, और बुद्धा ने जो बर्थ लिया था जानवरों के शरीर में, तो ऐसा माना जाता है कि उनसे उस रूप में पैदा होकर बुद्धा जो है उस जीवन से कुछ ना कुछ मॉरल स्टोरीज जो हैं वो देना चाहते थे, जो कि हमें सिखाई जाती हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और उनको हम बोलते हैं जातक कथाएं। तो जो निदान कथा है ना, एक तरीके से बुद्धा की बर्थ स्टोरीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जिस बर्थ में बुद्धा इंसान के रूप में पैदा हुए थे वो तो देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके अलावा जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ थे, जहाँ पर ऐसा माना जाता है बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के द्वारा कि उनका शरीर जो था वो एक जानवर का शरीर था। बुद्धा ने जो प्रीवियस बर्थ लिए थे वो एनिमल लाइफ की फॉर्म में लिए थे, एनिमल फॉर्म में लिए थे, जिनको हम कहते हैं जातक कथाएं। तो जातक कथाएं भी बड़ी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अब स्पेशल बात क्या है, हम फिर इसको जातक कथा सिर्फ क्यों नहीं बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा की जो लाइफ स्टोरी है बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड वे में आपको देखने को मिलती है निदान कथा के अंदर। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब बुद्धा ने बर्थ लिया तो वो कौन से एनिमल थे, और जब बुद्धा ने 6th सेंचुरी BC के अंदर ह्यूमन फॉर्म के अंदर जन्म लिया, वहाँ से लेकर जब से उन्होंने अपने शरीर का त्याग करा, तो ये पूरे का पूरा उनके सारे जन्मों का फ्लो जो है, और जिस जन्म में वो इंसान थे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी का एक कनेक्टेड फ्लो हमें देखने को मिलता है निदान कथा के अंदर। तो इतनी प्रोमिनेंट बुक है ये। स्टार्टिंग यहाँ पर होती है जातक कथाओं से, और फिर उनके मानव शरीर की बात भी यहाँ पर करी जाती है, जो कि 6th सेंचुरी BC में ऐसा बिलीव करा जाता है कि जब बुद्धा ने बर्थ लिया था मानव शरीर की फॉर्म में, तो वो उनका कोई पहला बर्थ नहीं था, उससे पहले वो जानवरों के रूप में पहले बर्थ ले चुके थे, और वो कोई ना कोई दुनिया को मॉरल मैसेज देते थे अलग अलग टाइम पर, और इंसानी रूप में भी उन्होंने मॉरल मैसेज दिया इंसानों को, जीवन का सही रास्ता दिखाया, अटैचमेंट से कैसे दूर हटना है, अटैचमेंट्स को कैसे तोड़ना है, जीवन भरपूर तरीके से कैसे जीना है, मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी का कैसे त्याग करना है,
ये सारी बातें हमें गौतम बुद्धा जी ने इंसानी रूप में आकर 6th सेंचुरी BC में सिखाई। लेकिन उससे पहले जो उनके प्रीवियस बर्थ के जो मैसेजेस थे वो मॉरल स्टोरीज की फॉर्म में प्रेजेंट करे जाते हैं, जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, आगे चलकर कुछ बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स जो हैं, आपको पता है कि श्रीलंका में भी रहते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि श्रीलंकन जो राजा थे, जिसको पहले सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों क्या है? सिलोन। स्पेलिंग है इसकी CEYLON। तो यहाँ पर भी आपको राजा जो हैं वो देखने को मिलते थे। मैंने आपको बताए थे 1-2 राजा के नाम, कि वो पास्ट में प्राचीन जब इतिहास चलता था तो उस टाइम पर वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, बुद्धिस्ट मंक्स को बड़ा ज़्यादा दान पुण्य देते थे, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनवाते थे, स्तूपा बनवा कर देते थे। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध के टाइम की बात करें तो अब सवाल ये उठता है कि बुद्धिज़्म की शुरुआत तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हुई थी, पर्टिकुलरली इंडिया के एरियाज़ के साथ कनेक्टेड थे। तो ये श्रीलंका तक कैसे फैल गया बुद्धिज़्म? श्रीलंका में दोस्तों ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स की, कि गौतम बुद्ध एक बार यहां पर भी आए थे, और वो भी बोट से आए थे। ठीक है, साउथ इंडिया तक वो आए थे। उसके बाद उन्होंने एक बोट हायर करी थी, और उसके बाद उस बोट पर सवार होकर वो श्रीलंका आए थे। कुछ महीनों, कुछ दिन तक वो यहाँ पर रहे थे और बुद्धिस्ट टीचिंग्स को यहाँ पर लोगों को समझाकर चले गए थे, जिसके बाद बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका की धरती से, उसकी भूमि से जुड़ गया। अब इस चीज के लिए 2 टेक्स्ट हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट है दीपवंसा और दूसरा टेक्स्ट माना जाता है महावंसा। दीपवंसा एक श्रीलंकन क्रॉनिकल है, महावंसा भी एक श्रीलंकन क्रॉनिकल है, जो कि पाली भाषा के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड दीज आर कनेक्टेड विद द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, या फिर श्रीलंकन बुद्धिज्म आप इसको कह सकते हो। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो बातें हैं वो श्रीलंका तक ही सीमित आपको देखने को मिलती हैं, सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में आपको जानने को मिलता है। दोनों की दोनों जो किताबें हैं, दीपवंसा और महावंसा, यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, प्राचीन भारत का कुछ इतिहास भी देखने को मिलता है, और कुछ माइथिकल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिनको माइथोलॉजिकल किताबें, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग कहते हैं ना रामायण और महाभारत को, तो ऐसी कुछ माइथिकल चीज़ें भी देखने को, सुनने को हमें मिलती हैं इन किताबों के अंदर, जिसको हिस्टोरियंस प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन लोगों की मान्यता आज भी श्रीलंका में इसके ऊपर है। तो अगर हम बात करें दीपवंसा और महावंसा, ये तो हमने जान लिया श्रीलंकन क्रॉनिकल है। यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर फरमाना ज़रा, दीपवंसा को ऐसा बोला जाता है कि दिस इज एंशियंट बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, particularly connected with the land of श्रीलंका। और महावंसा को एक नाम दिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज ग्रेट क्रॉनिकल ऑफ सिलोन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलोन क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन हमें प्रोमिनेंट और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं दीपवंसा और महावंसा की किताबों के अंदर, जिसको हम श्रीलंकन क्रॉनिकल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बुद्धा का पूरा जीवन काल जो है वो बताया जाता है, कि उनकी मदर ने कैसे सपना देखा था एक सफ़ेद हाथी का, जो कि लोटस का, कमल का एक फूल लेकर आया था उनके सपने में, और ऐसा माना जाता है यही कमल के फूल से वो गर्भवती बनी। सपना देखते हुए वो गर्भवती बन गई थी। और कैसे फिर सिद्धार्थ का जन्म होता है, कैसे उनके जो राजगुरु होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये महापुरुष बनेगा, इसकी पीठ पर निशान है, और ये बड़े होके संसार में अपना नाम कमाने के लिए आए। उनकी मदर डर जाती हैं, दोस्तों के साथ बाहर नहीं खेलने जाने देती हैं, महल में छुपा कर रखती हैं, किसी का साया नहीं पड़ने देती हैं। लेकिन फाइनली इनके जीवन ने वो मोड़ लिया, जहाँ पर एक बार इन्होंने अपने चैरिटियर चन्ना से रिक्वेस्ट करी कि मुझे घर से बाहर निकलना है। और बाहर जाते ही पहली बार इनको ये पता लगा कि एक व्यक्ति योगी होता है, मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ भी होती है। एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, इनको पहली बार पता लगा एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर। इस शरीर में बीमारियां भी पड़ती हैं, इनको एक डिसीज पर्सन को ऐसा देखकर पहली बार प्रतीत हुआ, पहली बार इन्होंने जाना। और फिर उन्होंने ये भी जाना कि ये जो शरीर है मेरा या किसी का भी, वो अमर नहीं है, उसका मिटना भी निश्चित है, जब इन्होंने एक डेड बॉडी को देखा। तो ये जो 4 ग्रेट साइट्स थे, इस इवेंट को बोला जाता है 4 ग्रेट साइट्स, यानी कि 4 दृश्य, महान दृश्य जिनको बुद्धा ने देखा।
सिद्धार्थ ने देखा बेसिकली, उसके बाद उनकी आत्मा बेसिकली कांप गई कि यार ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मम्मी पापा ने तो कभी बताया नहीं मुझे। और उसके बाद वो निकलते हैं कि मैं जीवन की सच्चाई को ढूंढने जाऊंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स। और उसी के लिए वो फिर इधर उधर भटकते हैं। पहले एक दो बार जो अलारा कलामा और एक ऋषि संत महात्मा और थे उनसे बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं, लेकिन उनके साथ उनको मेडिटेशन करके मज़ा नहीं आया। और वो फिर अपने खुद के तरीके से मेडिटेशन करते हैं, बहुत बार उसमें फेल भी होते हैं। फाइनली वो डिसाइड ये करते हैं कि मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा, और जब तक मुझे जो अल्टीमेट ट्रुथ है जब वो नहीं पता लगता, सारे सवाल जवाब जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं पता लगते हैं, तब तक मैं मेडिटेशन करता रहूँगा। और काफ़ी दिन की मेडिटेशन के बाद 30-40 दिन के बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, ऐसी मान्यता है। तो बुद्धा की जो पूरी लाइफ स्टोरी है ये हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में यहाँ पर हमें जानने को मिलता है। मॉरन जो एम्परर था अशोका द ग्रेट, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। श्रीलंका के बड़े सारे राजाओं की हिस्ट्री यहाँ पर गिवन है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो दीपावंसा और जो महावंसा है वो हिस्टोरिकल कम मिथिकल अकाउंट हैं इन सब के। बुद्धा की लाइफ के बुद्धिस्ट काउंसिल्स के साथ एसोसिएटेड है, अशोका द ग्रेट के साथ एसोसिएटेड है, श्रीलंका के राजा के साथ एसोसिएटेड है। और फाइनली हमें इन किताबों के अंदर ये देखने को मिलता है कि कैसे बुद्धिज़्म का आगमन हुआ श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है ऑन डैट आइलैंड। और ऐसा माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि गौतम बुद्ध एक बार यहाँ पर खुद आए थे बोट से, इसलिए श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज़्म है वो प्रचलित हुआ। तो अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट इन पाली, अभी तक हम जितने भी टेक्स्ट पढ़ रहे थे वो पाली टेक्स्ट पढ़ रहे थे, जैसा कि अभी हमने बात करी मिलिंद पानो की, नीति पकराना की, जिसको नीति गंधा भी बोला जाता है, बुद्ध घोष की जो कमेंट्रीज थी, निदान कथा के बारे में हमने बात करी, हमने दीपावंसा महावंसा के बारे में बात करी। तो काफ़ी सारे फिल्म्स के जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से बन सकते हैं। हो सकता है राइटर एक ही क्वेश्चन में इन सारी किताबों का जिक्र करते, तो आपको ये पता होना चाहिए ये पाली टेक्स्ट हैं और सारे के सारे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, यानी कि बुद्धा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा का जिक्र, बुद्धिस्ट टीचिंग्स का जिक्र, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट इन पाली ऐसे और भी बुद्धिस्ट वर्क्स थे जो कि हमें संस्कृत के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा कुछ टेक्स्ट ऐसे भी हैं जिसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है पाली का, प्राकृत का, या प्राकृत और संस्कृत का। और ऐसे टेक्स्ट को बोला जाता है जो सिर्फ संस्कृत के अंदर है, उनको बोला जाता है बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट। जिसके अंदर हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है प्राकृत का, संस्कृत का, तो उनको बोला जाता है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब क्या है, एक कंसोलिडेटेड और भी भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग करा गया है, पाली का, प्राकृत का, संस्कृत का। ठीक है, ये एक फोटो है कि बुद्धा जो है वो बोट लेकर श्रीलंका गए थे। ठीक है, और इसका जिक्र जो है हमें दीपावंसा महावंसा की किताबों के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड चल रहा था कि संस्कृत का जो यूज़ है वो होने लगा आगे चलकर, जब पाली और प्राकृत भाषाओं की थोड़ा सा जो उनका प्रचलन था वो कम हुआ। पर्टिकुलरली संस्कृत टेक्स्ट जो हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म जब उनका यूज़ हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि महायान जो स्कूल्स थे, अब महायान वैसे तो आप एक ही स्कूल जानते हो, लेकिन इसके भी सब ब्रांचेस थी जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, पर्टिकुलरली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले चैप्टर के अंदर, जो कि उपेंद्र सिंह के अंदर गिवन है। और महायान के अंदर और सब स्कूल्स कौन से आते हैं ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी पूर्णमला दहिया की बुक में बता चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन महायान टेक्स्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जिनको कंपोज करा गया था संस्कृत भाषाओं के अंदर, या मिक्सचर ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत, जिसको हम हाइब्रिड संस्कृत भी बोलते हैं। अब जैसे उनमें से अगर दो टेक्स्ट के बारे में हम बात करें जिसमें हमें बुद्धा की बायोग्राफी देखने को मिलती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है, सबसे पहले आप ये समझो, हेगियोग्राफी, जिसके बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स में बताया था। जब भी किसी महान इंसान के ऊपर बायोग्राफी लिखी जाती है, सबसे पहले तो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ दो वर्ड्स के बीच में जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसका मतलब ये होता है कि पर्सन ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, उसको हम कहते हैं ऑटो बायोग्राफी। अब अगर इसमें से मैं ऑटो वर्ड को निकाल दूं और सिर्फ अगर मैं बात करूं बायोग्राफी की, तो बायोग्राफी ये होता है
कि मान लो कि आप मेरे बारे में कुछ लिख रहे हो, कोई और मेरे बारे में कुछ लिख रहा है, मैं किसी और के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो पर्सन यहाँ पर अपने जीवन काल के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपने जीवन के ज्ञान के बारे में खुद से नहीं लिख रहा है, उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी जा रही है, तो वो होती है बायोग्राफी। अब बुद्धा ने, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस करा, जब से हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट की लेक्चर्स जो हैं ये बनाना स्टार्ट करें हैं, जब से टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन करना स्टार्ट करी, मैंने आपको बहुत बार ये बताया, बार बार ये बताया कि बुद्धा ने जीते जी खुद से अपने टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखे, हाथों से कुछ भी नहीं लिखा। उनके जीते जी उनके सामने बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स ने, या फिर जो उनका फेवरेट जैसे डिसाइपल था आनंद वगैरह ने, किसी भी बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स ने उनकी मोनास्ट्रीज में कभी भी कोई ऐसा जो टेक्स्ट है वो कंपाइल नहीं करा। ये सारी चीज़ें उनके मरने के बाद हुई हैं, उनके जो जब उन्होंने शरीर का त्याग करा, ठीक है, तब ये सब जाकर हुआ है। और जब उनके ऊपर वो बायोग्राफी लिखी गई, अब क्योंकि वो इतनी महान आत्मा थे, तो ऐसे सेक्रेड बायोग्राफी को, ऐसी बायोग्राफी को सेक्रेड माना जाता है जो कि काफ़ी पवित्र मानी जाती है, किसी महान आत्मा के ऊपर लिखी गई होती है और इतिहास में अपनी छाप छोड़ती हैं। तो ऐसी बुक्स को हम लोग बायोग्राफी या सेक्रेड बायोग्राफी ना कहकर एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं हेगियोग्राफी। तो उनमें से एक हेगियोग्राफी है जिसका नाम है महावत्सु, ठीक है। महावत्सु के अंदर हेगियोग्राफी यानी कि बुद्धा की बायोग्राफी जो है यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर इस बुक के अंदर हमें मोनास्टिक ऑर्डर की इमरजेंस भी बताई जाती है कि बुद्धा ने अपने जीवन काल में मोनास्टिक ऑर्डर जो बनाया था, और उन्होंने जो भी टीचिंग दी थी कि जब भी कोई एक पर्सन बुद्धिस्ट मंक या बुद्धिस्ट नन बनने आ रहा है, बुद्धिस्ट संघ और बुद्धिस्ट गण को ज्वाइन कर रहे हैं और वो प्रॉपर मोनास्ट्रीज के अंदर रहेंगे, तो मोनास्टिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनको उनका पहनावा क्या होगा, उनको हेड अपना शेव करना पड़ेगा, उनको एक ऐसा धातु या एक ऐसा बर्तन लेकर घर घर जाकर जो है वो भिक्खु और भिक्खुनी बनकर अपने खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उनके अंदर ज़्यादा कोई लालच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्या मतलब किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो जो भी मोनास्टिक ऑर्डर थे, रहने से लेकर, उठने से लेकर, डिसिप्लिन से लेकर, AM टू PM, PM टू AM, जो भी रूटीन होता था बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स का, तो जो भी इसके बारे में बातें हैं वो हमें बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के अंदर देखने को मिलती है महावत्सु की किताबें। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, जितनी भी हमने किताब पढ़ी थी प्रोमिनेंटली, उसके अंदर सारी चीज़ें जो थी डैट वर रिटन इन पाली भाषा। लेकिन यहाँ पर महावत्सु एक ऐसी हेगियोग्राफी, एक ऐसी सीक्रेट बायोग्राफी है गौतम बुद्धा की, जहाँ पर हमें मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में पता लगता है और भी बातों के बारे में पता लगता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट इस राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है पाली भाषा के अंदर नहीं लिखी गई है, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के अंदर लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर आपको पाली भी, प्राकृत भी और संस्कृत का भी जो है मिक्सचर जो है, जो एमलगमेशन है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक और हेगियोग्राफी है बुद्धा की, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, UGC नेट का एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, UPSC हो। महावत्सु मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सेक्रेड बायोग्राफी या फिर हेगियोग्राफी ऑफ बुद्धा, एक आपका आंसर हो जाएगा महावत्सु। दूसरा ललित विस्तार, ये 1st या 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी, हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये एक ऐसी हेगियोग्राफी है, ऐसी सीक्रेट बायोग्राफी है बुद्धा की, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद अ स्पेशल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जिसको हम बोलते हैं सर्वस्तिवाद, और इसको हम सर्वस्तिवादिन भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पूर्णमदला ध्येय में बताया था। जो भी ये स्कूल्स के बारे में दोस्तों जिक्र हो रहा है ना, जितने भी हम बुद्धिस्ट स्कूल्स के बारे में बोलते जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला चैप्टर आने दो, मल्टीपल बुद्धिस्ट स्कूल्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही जाननी है तो आप मेरे पूनमदला ध्येय वाले लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, या फिर अगर आप सिर्फ उपेंद्र सिंह पे ही अभी रिलाई करना चाहते हो, तो एक बार उस चैप्टर का वेट करो, जब हम 5th या 6th चैप्टर है इस बुक का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तब मैं आपको बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड जो भी स्कूल्स थे, शुरुआत होती है थेरावाड़ा से, हीनायान, फिर महायान, है ना, वज्रयान भी आता है आगे चलकर, और बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, इन्हीं के सब स्कूल्स थे। उन सारे स्कूल्स में अलग अलग बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स क्या क्या बोलते थे, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, उनके बीच में क्या क्या डिस्प्यूट हुए, मल्टीपल स्कूल्स बने क्यों, वो सारी बातें, सारी जो उसके बारे में कहानी है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ जाओ, एक नाम सीख जाओ बस, कि ललित विस्तार 1st या 2nd सेंचुरी में लिखी गई एक ऐसी सीक्रेट बायोग्राफी है, एक ऐसी हेगियोग्राफी है बुद्धा के बारे में, विच इज एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ बुद्धिज्म नोन एज सर्वस्तिवाद या फिर सर्वस्तिवादिन। लेकिन यहाँ पर आपको जो महायान स्कूल के जो एलिमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और ये जो ललित विस्तार बुक के अंदर जो भी टेक्स्ट हैं
वो आपको संस्कृत के अंदर देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का भी यूज़ करा गया है। और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत दोस्तों मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ, ये कोई भाषा नहीं है। जब भी आप किसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखो जहाँ पर आपको पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राकृत संस्कृत या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पाली संस्कृत देखने को मिल रहा है, तब हम उसे कह देते हैं हाइब्रिड संस्कृत। यानी कि पूरी बुक जो है वो संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई है, पूरी तरीके से वो पाली भाषा के अंदर नहीं लिखी गई है, पूरी तरीके से वो प्राकृत के अंदर नहीं लिखी गई है। हो सकता है वो 2 या 3 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन हो। और पर्टिकुलरली जब ये ज़माना चलता था जिस टाइम पर ये सब कुछ पेन डाउन करा गया, लिखा गया, तो वहाँ पर 3 भाषाएं इमर्ज होकर आती हैं। वन इज पाली, सेकेंड इज प्राकृत, और आगे चलकर जो पॉपुलर हुई डैट वॉज संस्कृत। तो आप चाहे इन तीनों को एक साथ ले लो कॉम्बिनेशन में, या फिर पाली और संस्कृत को, पाली और प्राकृत या संस्कृत को, या फिर तीनों को एक साथ, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो ऐसे किसी टेक्स्ट को हम बोलते हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। ठीक है। तो जो ललित विस्तार जो बुक है, इसके बारे में एक चीज़ जान जाओ बस, कि यहाँ पर जो अर्ली लाइफ है बुद्धा की, यहाँ पर ना पूरी मतलब बुद्धा के पूरे जीवन काल के बारे में गिवन नहीं है। उनके पैदा होने से लेकर जब से उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी थी और अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था, उतनी कहानी जो है वो यहाँ पर गिवन है बुद्धा के बारे में ललित विस्तार की बुक के अंदर। ठीक है। और जो महावत्सु है ये एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट संस्कृत। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। इधर देखो, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के अंदर लिखी गई है, मतलब पूरी तरीके से संस्कृत की बुक नहीं है महावत्सु। यहाँ पर भी आपको पाली, प्राकृत और संस्कृत का मिक्सचर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है। कुछ और बातें भी करेंगे दोस्तों हम अगले लेक्चर में बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एसोसिएटेड। ठीक है। अभी इसके 1-2 लेक्चर बनना और बाकी हैं और डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों हमारा एक ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का कॉम्प्रीहेंसिव फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आप अपनी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल 6 क्लास से लेकर एडवांस तक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट 4 ऑप्शन के कोर्सेज वी प्रोवाइड, लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड PSIR। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो ऑप्शन की क्लासेस को। और इन डिस्कशंस की PDF को अगर आपको अवेल करना है तो इस QR कोड पर आपको 21 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर की PDF को अवेल करने के लिए। पेमेंट होते ही जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको जो PPTs हैं और जो PDF है वो सेंड कर देगी इमीडिएटली। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपके मन में, कोई भी आप कुछ जानना चाहते हो, कोई भी बात आपसे प्रिपरेशन में आपको कोई हर्डल हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन फेज में किसी भी हर्डल को मिटाते हुए। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।